हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल इश्यूज़ के साथ, है ना। तो एज़ यूजुअल इस लेक्चर की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? फ्री मटेरियल्स में। कहाँ पे फ्री मटेरियल्स में? thelaymanway.com पे, है ना। तो वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पे तो हमारे क्वेश्चन आते ही हैं रोज़, तो उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगा के बनाता हूँ। उसमें ऑप्शंस वैसे सेट करता हूँ जैसे यूपीएससी सेट करने की कोशिश करता है, मतलब कोशिश करते हैं वैसे सेट करें। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है ना, जो आप टेस्ट सीरीज़ देते हो उसमें क्या होता है, रैंडम क्वेश्चन होते हैं और रैंडम ऑप्शंस होते हैं, उस टाइप के तो आते नहीं हैं। तो इससे अच्छा कम क्वेश्चन करो बट क्वालिटी क्वेश्चन करो, है ना। तो हमारा मोटिव यही रहता है। और चलिए तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं और सोशल इश्यूज़ से हम आज बात करेंगे। तो सोशल इश्यूज़ में सबसे पहला क्या आता है? पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो क्या है? पॉक्सो पॉक्सो इज़ अ फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना। तो बेसिकली हमको क्या करना है, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाना है। तो जैसे आपने निर्भया केस बहुत ही फेमस सुना होगा, है ना। तो निर्भया केस हो गया, दैट कम्स अंडर, उसी के बाद ही ये बेसिकली आया भी था। इनफैक्ट पॉक्सो एक्ट उसके बाद ही आया था, है ना। तो निर्भया केस वॉज अ एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, राइट। तो माइनर्स पे जैसे रेप के थ्रेट्स आते रहते हैं या फिर उनका सेक्सुअल अब्यूज़ होता रहता है। तो ये सब किस में आता है? ये सब सेक्सुअल ऑफेंसेस में आता है, राइट। माइनर के साथ, ये ध्यान रखना, माइनर के साथ, ठीक है। तो इनको हम जब चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करना रहता है उसके लिए ये लॉ आया था। अब इसमें क्या, अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाई कोर्ट जो है उसने बोला था कि जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है ना, उसको हम सेक्सुअल असॉल्ट नहीं बोल सकते, राइट। तो बस यही अमेंडमेंट, मतलब ये नया न्यूज़ में आया था कि जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है ना, अगर आप किसी को टच कर रहे हो तो उसको हम सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं बोलेंगे। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को हम सेक्सुअल अब्यूज़ हमेशा नहीं बोल सकते, ठीक है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो है वो मेंशन भी नहीं है इस एक्ट के अंदर, है ना। तो बस यही न्यूज़ में था, इसीलिए ये न्यूज़ में था। और इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि क्या है, क्यों है। तो नाम से ही पता चल रहा है, सेक्सुअल ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए है। जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस के खिलाफ, जो चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, उसको हटाने के लिए बेसिकली, है ना, ये एक्ट आया था। तो जो 18 चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो हम 18 साल से, जस्ट अ मिनट, चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो हम 18 साल से अंदर के लोगों की ही बात कर रहे हैं ना। जो 18 साल से कम होते हैं उन्हीं को हम चाइल्ड की कैटेगरी में डालते हैं, राइट। तो बेसिकली उनको हमको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, है ना। हो सकता है आप किसी बच्चे को पॉर्न दिखा रहे हो, राइट, तो दैट इज ऑल्सो सेक्सुअल ऑफेंस, है ना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैंड है इसीलिए इंडिया में, है ना। देखा होगा अगर आपने, मतलब देखते होगे तो, मतलब साइट खुलती नहीं, राइट। तो दैट इज बैंड, एवरीथिंग इज बैंड, है ना। उसके बाद क्या करना रहता है? एक तो ये हो गया कि भाई उनको प्रिवेंट करना है। उसके बाद प्रोटेक्ट करने के बाद करना क्या है हमको? उनको ग्रूम भी करना है, राइट। तो हमको उनको चिल्ड्रन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना है ताकि वो डेवलप हो पाए, राइट। और जैसे जब ये ऑफेंसेस होते हैं तो कोर्ट में केस वेस चलते हैं ना, और वैसे ही बच्चे के ऊपर इतना मेंटल स्ट्रेस होता है ड्यू टू ऑफेंसेस, और उसके बाद उसको कोर्ट में पेशी करनी रहती है, तो ये सब बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हर स्टेज में इनको असिस्टेंस दिया जाता है, इनको मेंटली, है ना, और गाइडेंस दिया जाता है, कोचिंग दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, राइट। which includes reporting, recording of evidence, investigation, speedy trial of offences through designated special courts। तो इनके लिए बेसिकली स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, ऐसे नॉर्मल कोर्ट्स में इनकी पेशी नहीं होती, राइट। तो उनके लिए, चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। अब इसमें मैंडेट किया गया है कि भाई जो ये पूरा ट्रायल प्रोसेस है वो 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना, ट्रायल प्रोसेस बेसिकली 6 महीने में हो जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो 2 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट, 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो ट्रायल प्रोसेस है वो 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, करेक्ट, वो 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 की बात करते हैं। ये पिछले साल भी न्यूज़ में था, इस साल भी न्यूज़ में है ना। तो जो प्रेगनेंसी होती है उसको टर्मिनेट करने के जो रूल्स होते हैं, राइट, उसको उसके लिए ये बिल है। तो पिछला जो बिल था ना 2019 वाला जो था, 2019 में भी अमेंडमेंट हुआ था पुराने वाले एक्ट में, ठीक है। तो जो 2019 वाला था उसमें क्या हुआ था यार, उसमें ये बोला गया था कि जो पहले क्या हुआ था पिछले वाले में कि पहले 20 वीक्स तक ही अबॉर्शन अलाउड था, है ना। उसको बढ़ा के इन्होंने फिर 24 वीक्स कर दिया था, है ना, पिछले वाले बिल में। अभी क्या किया है 2020 वाले बिल में क्या किया है, इन्होंने बोला है कि ग्रेटर देन 24 वीक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन 24 वीक्स भी हो सकता है, बट उसमें मेडिकल बोर्ड की परमिशन चाहिए होगी, है ना। स्पेशल केसेस में वो भी हो सकता है ना। तो ये इसमें बेसिकली अमेंडमेंट आया। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो मेडिकल, जैसे मैंने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल के बारे में बताया। द बिल डिसाइड्स अप टू सेट अप द स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड टू डिसाइड इफ अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड आफ्टर 24 वीक्स। तो पिछले वाला जो एक्ट आया था 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 24 वीक्स के बाद आप अगर प्रेग्नेंट हो, 24 वीक्स हो चुके हैं, तो उसके बाद आप अबॉर्शन नहीं कर सकते थे, राइट। अभी क्या आ गया, अभी आ गया कि आप 24 वीक के बाद स्पेशल केसेस में अलाउ करा है। कैसे अलाउ किया, मतलब उसमें क्या होगा, अगर 24 वीक से ऊपर हो गया और टर्मिनेशन करना है तो उसके लिए जो स्टेट है वो मेडिकल बोर्ड को सेटअप करेगा और वो पूरा केस देखेगा इसका, है ना। तो यही इस बिल में बेसिकली नया पॉइंट ऐड हुआ है, करेक्ट। ये समझ में आएगा क्या ऐड हुआ है कि भाई 24 वीक से ऊपर भी अब अबॉर्शन अलाउ कर दिया गया है स्पेशल केसेस में। कौन देखेगा इसको, मेडिकल बोर्ड देखेगा। समझ में आ गया, मेडिकल बोर्ड देखेगा। उसके बाद हम कंपेयर कर लेते हैं जो इसको ना, पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रेड कर दें क्या, हाँ ये सही है, अरे यार हाँ ये सही है ना। तो हम क्या करते हैं, मेडिकल 1971 वाला जो बिल है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 वाला, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ जो अभी नया आया 2020 वाला, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं एक बार, है ना। तो पहले में क्या था, अब इसमें 3-4 केसेस हैं। पहला 12 वीक्स तक अगर टाइम हुआ है तो एक ही डॉक्टर की एडवाइस पे अबॉर्शन हो सकता था, है ना। दोनों में ही एक डॉक्टर है, चाहे वो 1971 हो चाहे वो 2020 वाला हो। उसके बाद 12 से 20 वीक्स तक 1971 वाले बिल में क्या था कि 2 डॉक्टर की परमिशन चाहिए। 2020 वाले बिल में क्या है, एक ही डॉक्टर की परमिशन चाहिए, है ना। ये सब एडवाइस है, एक डॉक्टर एडवाइस करेगा तो हो जाएगा। उसके बाद 20 to 24 वीक्स में ये अलाउड ही नहीं था, 1971 वाले में अलाउड ही नहीं था। अब ये 2020 वाला जो है, इसमें 2020 वाले में 2 डॉक्टर्स के परमिशन सेम कैटेगरी के हों, प्रेग्नेंट 2 डॉक्टर्स फ्रॉम फॉर सम कैटेगरीज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, है ना। तो बस बेसिकली इतना याद रखो, 2 डॉक्टर की परमिशन से हो जाएगा ये, है ना। 20 to 24 वीक्स, 24 वीक्स के ऊपर अलाउड ही नहीं था। यहाँ पे क्या है, अब मेडिकल बोर्ड सेटअप कर दिया गया है जो इसको जांच करेगा और उस फिर अबॉर्शन के लिए अलाउ कर देगा। तो इसमें अभी बीच में मैंने 2019 वाला, पिछले साल वाला इंक्लूड नहीं किया है। 2019 में था कि आप 24 वीक्स तक कर सकते हो, करेक्ट, और उसमें यहाँ था कि यहाँ आप नहीं कर सकते हो। बट अब 2020 में क्या आया, 2020 में आया कि आप मेडिकल बोर्ड की परमिशन से आप कर सकते हो, ठीक है। एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आपको कुछ असिस्टेंस की जरूरत है या अबॉर्शन करना है तो भी एक डॉक्टर का परमिशन चाहिए था, इफ इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव प्रेग्नेंट वुमेन्स लाइफ, है ना। अगर मान लो माँ की लाइफ पे थ्रेट आ रहा है बेबी की वजह से, तो उसमें अबॉर्शन अलाउ कर दिया गया था एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यहाँ पे भी एक ही डॉक्टर है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, है ना। मान लो जैसे कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हो, है ना, आपने यूज किया था बट इट फेल्ड, है ना, और आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी मिल गई, करेक्ट, अनवांटेड प्रेगनेंसी मिल गई। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेसिकली क्या होगा, राइट, उस केस में बेसिकली उस केस में टर्मिनेशन 20 वीक्स तक हो सकता है, राइट। यहाँ पे क्या है, इसमें अनमैरिड वुमेन भी टर्मिनेट कर सकती है। पहले क्या था, अनमैरिड वुमेन टर्मिनेट नहीं कर सकती थी, करेक्ट। पहले अनमैरिड वुमेन टर्मिनेट नहीं कर सकती थी, अब अनमैरिड वुमेन टर्मिनेट कर सकती है। समझ आ गया। उसके बाद मेडिकल बोर्ड्स की बात करते हैं। मेडिकल बोर्ड्स में क्या है, नो सच प्रोविजंस, ओनली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कैन डिसाइड अपॉन द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, है ना। पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स थे वही डिसाइड कर सकते थे। अभी क्या है, अभी मेडिकल बोर्ड डिसाइड कर देगा कि अगर 24 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो इस मेडिकल बोर्ड में बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, ये सब होंगे, ठीक है। प्राइवेसी पनिशमेंट ये सब आप पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। पनिशमेंट का दिया गया कि भाई अगर आपने रूल को ब्रेक किया तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, इस टाइप से है। और यहाँ पे क्या है, इसमें भी ऐसा है कि इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 1 साल तक या फिर फाइन भरना पड़ेगा, है ना। तो यही सब है अगर आप बिल को फॉलो नहीं करते हो। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में। अगेन इसको वाइट कर देते हैं हम लोग, है ना,
जस्ट अ मिनट, इसको हम वाइट कर देते हैं। पेन कलर कहाँ गया यार, हाँ वाइट, ठीक है। तो यूएनएफपीए बेसिकली इसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट लॉन्च किया। आगे हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो ये आपको याद रखना है व्हाट इज यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन, है ना, फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसने कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021। तो ये आपको याद रखना है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। नाम देखो इसमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये अगर रिपोर्ट आ रही है, मान लो ये रिपोर्ट आ रही है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, है ना, तो वर्ड में क्या है, वर्ड में पॉपुलेशन है, मतलब नाम में ही पॉपुलेशन है ना, वर्ड की पॉपुलेशन है। तो अगर आपके ऑप्शंस में ऐसा कोई आ रहा है एजेंसी, है ना, जिसमें कुछ ऐसा पॉपुलेशन वाला है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा रेलिवेंट ऑप्शन है ना। अगर यूएनएफपीए ऑप्शन में आ रहा है ना, आपको दिख रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है इसमें ऑप्शन में, तो ऑब्वियसली वही होगा ना यार, क्योंकि पॉपुलेशन वाली रिपोर्ट है तो पॉपुलेशन वाली एजेंसी ही जनरली उसको रिलीज करेगी। अगर नहीं आता है बिल्कुल तो ऐसे कर सकते हो, है ना। तो आप जब भी पढ़ भी रहे हो ना, तो भी ऐसे रिलेट किया करो कि भाई अच्छा इसमें पॉपुलेशन का वर्ड आ रहा है, देखो इसमें पॉपुलेशन, एक मिनट, इसमें पॉपुलेशन का वर्ड आ रहा है ना, और जो इसको एजेंसी रिलीज करती है उसमें भी पॉपुलेशन का वर्ड आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस है ना, यही रिलीज करेगी, करेक्ट। तो इस टाइप से ना रिटेन करने में भी अच्छा रहता है और वहाँ पे गेस करने में भी अच्छा रहता है, इनकेस अगर आप भूल गए, है ना। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड क्या है, इट इज बेसिकली यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, है ना, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखती है, वो है बेसिकली ये, है ना। तो जैसे मान लो कितने लोग कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना, रिप्रोडक्शन, माँ की हेल्थ कैसी है, एमएमआर, और हम इसकी बात करते हैं ना इंफेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में, आईएमआर के बारे में, तो वो सब ये देखती है, ठीक है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखती है ना। और है क्या, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो वुमेन के राइट्स को प्रमोट करती है, ताकि वो एक हेल्दी और इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली लाइफ जो है उसको जी पाए, इंश्योर कर पाए उसके लिए। तो वुमेन्स के लिए बेसिकली एक हेल्दी और इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली लाइफ को ये इंश्योर करती है, समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल था, है ना। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वुमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये किसने रिलीज किया है, वुमेन एंड मैन इन इंडिया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना, एनएसओ। तो ये आपको याद रखना है किसने रिलीज किया है, एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। एनएसओ इज अ स्टैटिस्टिक्स विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी की है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड कंसिस्ट ऑफ सीएसओ एंड एनएसएसओ। तो ये बेसिकली पहले दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो अलग अलग थी, बाद में पिछले साल इनको क्या किया गया, इनको मर्ज कर दिया गया और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया, है ना। तो अब जो भी सीएसओ रिपोर्ट रिलीज करता था, है ना, और एनएसएसओ करता था, वो अब ये वाला करता है, एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, समझ आ गया। अब इसमें की फाइंडिंग्स अगर हम देखें तो 55% ऑफ वुमेन आर एम्पावर्ड, 75% ऑफ द कंट्रीज हैव इंश्योर्ड दैट लीगल मेजर्स आर टू बी टेकन, है ना, फॉर देयर, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बेसिकली लीगल मेजर्स ली गई हैं, ना। 80% ऑफ द कंट्रीज हैव लॉज सपोर्टिंग सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलबींग, है ना। ये पढ़ लेना, मेंस के लिए है, ये ज़्यादा जनरली प्रीलिम्स में से डेटा पूछा नहीं जाता है, तो ये मेंस के लिए आप पढ़ लेना। 56% ऑफ द कंट्रीज हैव लॉज एंड पॉलिसी सपोर्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। तो सेक्सुअल एजुकेशन दी जाती है 56% कंट्रीज में, 80% में कंट्रीज में लॉज हैं जो सेक्सुअल हेल्थ और वेलबींग को सपोर्ट करते हैं। 55% को वुमेन एम्पावर्ड हैं हेल्थ चॉइसेस के लिए, मतलब सेक्सुअल चॉइसेस के लिए, है ना, कि भाई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है, एबिलिटी टू से येस और नो टू सेक्स। तो ये सब जो है ये बेसिकली 55% ही हैं। तो आप देखो आधे टाइम रेप किस लिए होते हैं, बिकॉज रेप में क्या होता है, रेप में इट इज़ नॉट कंसेंट नहीं होता है, राइट। तो यहीं से आपको डेटा से भी पता चल रहा है, राइट, 55% ही वुमेन जो है वो कंसेंट देती हैं इस चीज़ का, बाकी तो ऐसे ही हो जाता है ना। तो दिस इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं और पॉपुलेशन रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। हमेशा मैं ऐसे वर्ड में ना हमेशा ऐसे वो कर देता हूँ स्टैमर। एनीवेज, पॉपुलेशन रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, इस बार सही बोला। इंडियाज़ प्रोजेक्ट पॉपुलेशन जो है 2021 में 136 करोड़ पहुंचने वाली है, जिसमें फीमेल पॉपुलेशन कितनी होगी 48.65%। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिक्रीज हुआ है, 32 हो गया 2018 में। मेटरनल मोर्टालिटी रेट कितना हो गया, 113 में हो गया। अब ये देखो दो वर्ड्स आए हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मेटरनल मोर्टालिटी रेशियो, इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, व्हाट इज इन्फेंट, इन्फेंट कौन होता है, जो 1 साल से छोटा हो, दैट इज एन इन्फेंट, ठीक है। मोर्टैलिटी मतलब क्या होता है, ये तो इन्फेंट हो गया, है ना, इन्फेंट इज 1 साल से छोटा बच्चा, उसको इन्फेंट बोलते हैं। मोर्टैलिटी मतलब डेथ, है ना, जब वो मर जाए, दैट इज डेथ। रेट की बात हो रही है, रेट मतलब क्या होता है, रेट कभी क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, दैट इज रेट। तो मतलब कितने इन्फेंट्स बॉर्न हो रहे हैं, है ना, कितने 1 साल से कम बच्चे जिनकी डेथ हो जा रही है ना, टोटल लाइव बर्थ है। मान लो
मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, 1000 बच्चे पैदा हुए और इनमें से कितने मर गए, मान लो x मर गए, है ना, तो दैट x नंबर इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 32 है तो इसका मतलब क्या है कि 1000 अगर लाइव बर्थ हो रहे हैं तो उसमें से 32 जो इन्फेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, करेक्ट, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर दूसरा आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज मैटरनल, मैटरनल क्या होता है, व्हाट इज मैटरनल, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। व्हाट इज मैटरनल, मैटरनल इज माँ, है ना, मदर, माँ, राइट, मोर्टेलिटी अगेन डेथ, है ना, तो पहले इन्फेंट की डेथ हो रही थी, इसमें क्या होगी, इन्फेंट में इसमें किसकी डेथ होगी, माँ की डेथ होगी, है ना। तो इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है, कितनी वुमेन, है ना, कितनी वुमेन पर लाख चिल्ड्रंस, है ना, जिनकी डेथ हो जाती है ना, तो मतलब पर लाख इसमें होता है, ध्यान रखना, कितनी वुमेन्स की डेथ हो जाती है ना, पर लाख लाइव बर्थ्स में, तो दैट इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो इसमें कितना है 113, तो अगर 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 113 की जो मदर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। उसके बाद आता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.3 पहुंच गया। क्या मतलब है, व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी क्या होता है, व्हाट इज फर्टिलिटी, हम बोलते हैं ना कि आपने देखा होगा पुराने ज़माने में या टीवी डेली सोप्स में भी देखा होगा, ऐसे जो डेली सोप्स आते हैं ना, हम बोलते हैं अरे तुम बच्चा नहीं दे पा रही हो, इस टाइप से, तो शी इज़ इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब शी कैन नॉट कंसीव अ बेबी, है ना, वो शी कैन नॉट गिव, शी इज़ नॉट केपेबल ऑफ गिविंग अ बर्थ टू अ बेबी, है ना, तो दैट इज कॉल्ड इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब आपका जो एग है दैट इज नॉट एबल टू फर्टिलाइज विद द स्पर्म, है ना। तो जब भी रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, एग ओवम जो होता है ना, एग जो होता है, सॉरी, एग जो होता है दैट फर्टिलाइजेज विद द स्पर्म, है ना, स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइज होता है तभी तो एम्ब्रियो बनता है ना। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्टिलिटी, है ना, कि ये हो रहा है, अगर ये नहीं हो रहा है तो इनफर्टाइल हो जाता है ना। तो फर्टिलिटी रेट मतलब कि कितना एक जो माँ है, वन मदर जो है ना, वो कितने बच्चों को बर्थ देती है, राइट, कितने बच्चों को बर्थ दे रही है। जैसे अगर 2.3 है तो इसका मतलब 2.3 बच्चों को बर्थ दे रही है। तो अब आप बोलोगे यार 2.3 क्या होता है, या तो 2 होता है या तो 3 होता है, ये 2.3 क्या है, 0.3 क्या है। 0.3 इसलिए है क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि किसी ने 3 बच्चों को दिया हो, किसी ने 2 को दिया हो, किसी ने 1 को दिया हो, है ना, किसी ने 4 को दिया हो, उसमें से 1 मर गया, राइट। तो इसको अकाउंट, ये जो डेथ्स को अकाउंट करता है ना, ये 0.3 वही वर्जन है बेसिकली, है ना, समझ में आ रहा है। 0.3 वही है कि डेथ भी होती होगी ना किसी की कुछ टाइम में, तो दैट इज कॉल्ड, वो उसको अकाउंट करने के लिए दिस इज 0.3, है ना। तो एक वुमेन अपनी फर्टाइल एज में जो 49 ईयर्स तक होती है ना, उसमें कितने बच्चों को पैदा करती है, तो दैट इज 2.3 राइट नाउ। हमको इसको कम करना है, हमको इसको 2.1 लाना है, दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट रेट। 2.1 इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट क्यों, क्योंकि देखो एक मदर है, चाइल्ड कैसे बॉर्न होता है, मदर प्लस फादर, है ना, मदर प्लस फादर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, है ना। तो अगर मदर प्लस फादर दो मिलके, है ना, अगर 2 को जन्म देंगे x प्लस वाई, है ना, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को रिप्लेस कर दिया, है ना। अगर ये 1 को देते मान लो, है ना, तो क्या होता है, इन 2 के बदले दुनिया में 1 बंदा आता, करेक्ट, तो रिप्लेसमेंट नहीं होता, राइट। रिप्लेसमेंट मतलब कि ये 2 मिलके अगले 2 पैदा करें, है ना, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। तो इसलिए बोलते हैं 2.1। अगेन दिस 0.1 इज फॉर डेथ, है ना, कि अगर कोई मर जाता है या कुछ भी होता है तो उसको अकाउंट करने के लिए दिस इज 0.1, राइट। आइडियली 2 होना चाहिए था ना, कि 2 मदर और फादर मिलके आगे 2 पैदा करें, राइट, बट इट इज 2.1, है ना, समझ आया 0.1 क्यों है, डेथ को अकाउंट करने के लिए। उसके बाद आते हैं लिटरेसी रेट पे। लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है 73 टू 77.7 हो गया, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि लिटरेसी रेट जो है वो 73 से 77.7 हो गया, तो लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। फिर आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, व्हाट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये होता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, है ना, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, है ना, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड मतलब जो काम ढूंढ रहे हैं, है ना, जो काम ढूंढ रहे हैं, ये लोग काम ढूंढ रहे हैं, इनको काम मिल चुका है और इनको काम मिल चुका है, तो एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड हैं लोग, है ना, जो एम्प्लॉयड हैं डिवाइडेड बाय टोटल वर्कफोर्स, दैट इज कॉल्ड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 19 है फीमेल्स के लिए और 52.1 है मेल्स के लिए, ठीक है। कैजुअल लेबर among the female workers and male workers were higher in rural areas as compared to urban areas, ठीक है। तो रूरल एरियाज में जो है वो कैजुअल लेबर हाई है ना, अर्बन एरियाज में कैजुअल लेबर कम है, राइट। कैजुअल लेबर क्या होता है, व्हाट इज कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर जैसे मान लो आपने
जैसे लेबर्स होते हैं ना, कहीं घर बन रहा होता है तो आपने देखा होगा लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, दैट इज कैजुअल लेबर। या फिर ऐसे आप प्लम्बर को बुलाते हो ये सब काम के लिए, दैट इज कैजुअल लेबर, है ना। उनका कोई वेज फिक्स नहीं होता, दे आर नॉट वर्किंग फॉर अ फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना। कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फीमेल इलेक्टर्स जो है वो अगेन इट वेंट अप फ्रॉम 65.6% इन 16 टू 67.2% इन 17 लोकसभा इलेक्शन। तो लोकसभा में परसेंटेज ऑफ वुमेन बढ़ा है ना। तो ये सब आपको याद करना है ना। समझ में आ गया, आगे सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस्तांबुल कन्वेंशन की बात करते हैं। व्हाट इज इस्तांबुल कन्वेंशन, आपको बस यही याद रखना है ना, ऐसे पूछ लेंगे। इस्तांबुल कन्वेंशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, है ना। तो इस्तांबुल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, बस इतना याद रखना। किससे रिलेटेड है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। किससे रिलेटेड है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। रिसेंटली क्या है, रिसेंटली टर्की इससे बाहर आ गया। टर्की ने बोला हम फॉलो इसको नहीं करेंगे। समझ आ गया क्या बोला टर्की ने, क्या बोला, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगेन ये आपको याद रखना है, किसने रिलीज करी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। साउथ एशिया जो है वो उसमें सेकंड लोएस्ट परफॉर्मर है ना। अब हम ये देख लेते हैं कि जो जेंडर गैप रिपोर्ट है इसमें कौन कौन से पिलर पे रैंक करता है। तो बेसिकली 4 डायमेंशंस हैं, 4 डायमेंशंस हैं जिस पे ये रैंक करता है। कौन कौन सा है, अब वो जेंडर गैप को ब्रिज करना है। जेंडर गैप को आप कैसे ब्रिज कर सकते हो, है ना, कैसे ब्रिज करोगे, वुमेन को एजुकेट करके। तो एजुकेशन एक पिलर होगा, है ना। तो एजुकेशन पे रैंकिंग होगी कि भाई कितने फीमेल्स को एजुकेशन मिल रही है और कितने मेल्स को मिल रही है, ये एक फैक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद और कैसे आप जेंडर गैप कम कर सकते हो, जेंडर गैप मेल एम्पावरमेंट आप कैसे कम कर सकते हो, वुमेन की हेल्थ और सर्वाइवल को बढ़ा के, है ना। उनकी हेल्थ, देखो एजुकेशन और हेल्थ 2 बहुत ही क्रिटिकल पिलर्स हैं। कोई भी रिपोर्ट होती है उसमें एजुकेशन और हेल्थ जैसे पिलर्स तो होते ही हैं, है ना। तो एजुकेशन और दूसरा हो गया हेल्थ, ठीक है। फिर क्या होगा, अब जेंडर गैप को कैसे कम कर सकते हो। पहले ज़माने में क्या था, पहले ज़माने में ये था कि भाई जो वुमेन है वो क्या करेंगे, वो घर का काम करेंगे, दे विल डू डोमेस्टिक वर्क। खैर अभी भी ऐसा थोड़ा बहुत है ना। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा एजुकेशन बढ़ने लगा, वुमेन को आपने एजुकेट किया, है ना। जो हमने पहले पिलर में देखा, एजुकेशन मिली वुमेन को, तो वो जॉब्स करने लगी, है ना। तो जॉब्स करने लगी तो उनको एम्पावरमेंट आ गई, है ना। गैप कम होने लगा। पहले क्या होता था, मेल वॉज द ब्रेड अर्नर एंड फीमेल वॉज अ डोमेस्टिक वर्कर, है ना। अब ये गैप को ब्रिज कर दिया गया है ना। तो ये जो जॉब मिली इसको, दैट वुड ऑल्सो बी अ क्राइटेरिया। तो दैट इज इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमिक भी क्राइटेरिया होगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या फिर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बोल सकते हो, है ना। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, है ना। तो ये एक पिलर हो गया। और कौन सा पिलर हो सकता है, पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा पूरा मेल डोमिनेशन है पॉलिटिक्स में। अभी पीछे ही बात किया हमने कि जो परसेंटेज है लोकसभा इलेक्शन में वो पार्टिसिपेशन का वो बढ़ा है, 67% हो गया वुमेन का। तो ये भी एक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना हो रहा है पॉलिटिक्स में, वुमेन्स की एंट्री कितनी हो रही है। तो दिस इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया। तो आगे सारे क्राइटेरिया समझ में आ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको जेंडर गैप को कम करना है। जेंडर गैप क्या होता है, मेल और फीमेल के बीच में जो फासला है ना, फीमेल के बीच में जो ये इनइक्वालिटी है उसको कम करना है। उसको आप कम कैसे कर सकते हो, फीमेल को एजुकेट करके, फीमेल की हेल्थ को अच्छा करके, है ना, उनको जॉब्स देके, ताकि वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, है ना, ताकि ये गैप कम हो, वो डिपेंडेंट ना रहे मेल पे, तभी तो गैप कम हुआ। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो गया, फिर उनको पॉलिटिक्स में एंट्री दो ताकि वो पॉलिसीज भी फ्रेम करें, है ना। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करो, करेक्ट, समझ में आ गया। अब इसको रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब सिंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम न्यूज में तो देख लेते हैं कब स्टैब्लिश हुआ था। ये 1971 में स्टैब्लिश हुआ था एज अ नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये याद रखना है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। 1971 में स्टैब्लिश हुआ था। इंडिया की रैंक इसमें गिर गई है, 28 प्लेसेस से इंडिया की रैंक खराब हो गई है, 140th हो गई है आउट ऑफ 156 कंट्रीज। इंडिया द थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर है साउथ एशियन कंट्रीज में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया जो है वो इंडिया क्लोज 62.5% ऑफ इट्स जेंडर गैप अप टू डेट। तो इतना इन्होंने जेंडर गैप कम कर दिया, इतना कुछ पूछने वाला नहीं है ना। तो ये मैंने बता दिया पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या होती है। डिक्लाइन इन नंबर ऑफ वुमेन मिनिस्टर्स, है ना, वुमेन पॉलिटिक्स में नहीं आ रही है। हेल्थ, इंडिया इज अमंग द 5 वर्स्ट परफॉर्मर। तो ये पिलर्स पे बेसिकली रैंकिंग है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में डिक्लाइन हुआ है, वुमेन मिनिस्टर्स कम हुए हैं। हेल्थ की अगर हम बात करें तो उसमें इंडिया इज अमंग द 5 वर्स्ट परफॉर्मर्स, ठीक है। एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो पैरिटी अचीव्ड इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन, ठीक है। पैरिटी अचीव्ड इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन, इसमें एजुकेशन अटेनमेंट अच्छा हुआ है।
उसके बाद इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सॉ डिक्लाइन फ्रॉम 24.8% टू 22.3%। ठीक है, 24.8% से 22.3% तक डिक्लाइन हुआ है। समझ में आ गया? चलो बाकी अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, नहीं तो ये लेक्चर हो जाएगा लंबा और आप हो जाओगे बोर, है ना। तो अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। प्रीलिम्स आ रहा है ना, टेस्ट सीरीज आए, होप सब लगाना स्टार्ट कर दिया होगा सबने, है ना। PYQ को एनालाइज करिए अच्छे से, PYQ को 3-4 बार रिवाइज करिए कम से कम, ठीक है। उसको एनालाइज करके रिवाइज करिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज, अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, है ना, फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो उसी पे ही ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि मेन एग्जाम में फुल लेंथ टेस्ट टाइप ही सिस्टम आएगा, सेक्शनल पे ज़्यादा फोकस मतलब कर लो अगर टाइम है तो, बट मोस्टली जो है वो फुल लेंथ पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर, तब तक टाटा एंड बाय बाय।